जब आपके पोर्टफोलियो स्टॉक्स 2 से 3 महीनों से लगातार गिर रहे हों और उसके बाद जब एक ट्रेडिंग सेशन में ही अपर सर्किट मारते हैं तो कुछ राहत तो जरूर मिलती है, थोड़े देर के लिए ही सही। ठीक उसी तरह जब एसएमई आईपीओ मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों से सन्नाटा था, अगले हफ्ते आने वाले 2 नए आईपीओ से इन्वेस्टर्स के मूड को भी कुछ अपस्विंग मिलना चाहिए। आज हम एक नहीं बल्कि 2 नए एसएमई आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो जल्दी मार्केट में आने वाली है। क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर फ्रेंडली होंगे या इसमें भी रेड फ्लैग्स हैं? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा एक और एसएमई आईपीओ रिव्यू का एपिसोड। बट उससे पहले जल्दी से एक मार्केट रिकैप कर लेते हैं ऑफ द आईपीओज दैट क्लोज्ड लास्ट वीक। पहली कंपनी है सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड। तो सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड एक एस्टैब्लिश्ड आयरन एंड स्टील फाउंड्री कंपनी है जो म्युनिसिपल कास्टिंग्स, डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग्स, ऑटोमोटिव कास्टिंग्स, रेलवे कास्टिंग्स और एग्रीकल्चरल कास्टिंग्स बनाती है। ये कंपनी 2008 तक नॉन ऑपरेशनल रही, लेकिन 2013 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज सेटअप करने के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया। ये कंपनी प्राइमरली यूरोपियन एंड मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में एक्सपोर्ट करती है और इसके प्रोडक्ट्स मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि लुसेल फीफा स्टेडियम प्रोजेक्ट, न्यू हमाद पोर्ट प्रोजेक्ट कतार और दुबई साउथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में यूज होते हैं। अगर आईपीओ की बात करें तो सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड का 68.05 करोड़ रुपीस का आईपीओ 100% फ्रेश इशू था, जिसमें 63,01,200 शेयर्स मार्केट में आए हैं। आईपीओ 11 मार्च 2025 से 13 मार्च 2025 तक ओपन था। प्राइस 108 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया था। अलॉटमेंट 17 मार्च 2025 को फाइनलाइज होगा। लिस्टिंग 19 मार्च 2025 को पीएससी एसएमई पे होने वाली है। अभी कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर नजर डाल सकते हैं। आफ्टरनून ऑफ डे 3 तक आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 1.34 टाइम्स है, जबकि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 0.99 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगली कंपनी है पीडीपी शिपिंग लिमिटेड। पीडीपी शिपिंग लिमिटेड एक लॉजिस्टिक्स और शिपिंग कंपनी है जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग, सी एंड एयर कार्गो हैंडलिंग और प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का फोकस स्पेशलाइज्ड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन पर है, जैसे कि हेवी लिफ्ट, ओवर डायमेंशनल कार्गो और रोल ऑन रोल ऑफ ऑपरेशंस। कंपनी का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, जिसमें थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और ग्लोबल एजेंसी नेटवर्क्स का यूज होता है। अगर आईपीओ की बात करें तो पीडीपी शिपिंग लिमिटेड का 12.65 करोड़ रुपीस का 100% फ्रेश इशू था आईपीओ। इसमें 9,37,000 शेयर्स मार्केट में आए हैं। 10 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक ओपन था। आईपीओ का प्राइस 135 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया था। अलॉटमेंट 13 मार्च 2025 को फाइनलाइज हुआ। इसकी लिस्टिंग 18 मार्च 2025 को बीएससी एसएमई पे होने वाली है। अभी कंपनी की लिस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हम इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर नजर डाल सकते हैं। डे 3 तक आईपीओ 1.01 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन 1.88 टाइम्स है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 0.14 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। अगली कंपनी नैप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड। सो नैप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड एक एस्टैब्लिश्ड टेक्सटाइल इंपोर्ट कंपनी है जो प्राइमरली कॉटन और मैन मेड फैब्रिक्स का होलसेल इंपोर्ट करती है। ये कंपनी चाइना और हांगकांग से बल्क में फैब्रिक्स प्रोक्योर करती है और महाराष्ट्र के गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स के वेंडर्स को सप्लाई करती है। इंडिया में अप्रैल से अक्टूबर एफवाई 2024-25 के बीच मैनमेड टेक्सटाइल्स का 1859 करोड़ रुपीस का इंपोर्ट हुआ है, जो कि टोटल टेक्सटाइल इंपोर्ट्स का 34% रिप्रेजेंट करता है। वेल, नैप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड इस गैप को फिल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग प्रोक्योरमेंट नेटवर्क डेवलप कर चुका है। अगर आईपीओ की बात करें तो नैप्स ग्लोबल इंडिया लिमिटेड का 11.88 करोड़ का 100% फ्रेश इशू था, जिसमें 13,20,000 शेयर्स मार्केट में आए हैं। आईपीओ 4 मार्च 2025 से 6 मार्च 2025 तक ओपन था। प्राइस 90 रुपीस पर शेयर फिक्स किया गया था, जिसके ऊपर उनकी एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग हुई है। जी हाँ, 11 मार्च 2025 को नैप्स ग्लोबल के शेयर्स ने इशू प्राइस से 20% प्रीमियम पर अपना डेब्यू किया था और एज ऑफ थर्सडे 13 मार्च कंपनी के शेयर्स 97.5 पर शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। तो जिसने इन आईपीओज में बिड लगाई थी, क्या अलॉटमेंट मिला या फिर वेट लिस्ट में रह गए? कमेंट करिए। एनीवे, तो ये थे पिछले हफ्ते के आईपीओज जो क्लोज हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि इन्हें कैसा रिस्पॉन्स मिला है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन्स। तो ये तो था रिकैप। अब अगर बात करनी हो लास्ट वीक डेब्यू हुए किसी स्टैंड आउट आईपीओ की, तो आइए बात करते हैं सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड की। यूजुअली किसी भी कंपनी की एनालिसिस उसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होती है, बट हम आपको एक ओवरऑल एनालिसिस प्रोवाइड करेंगे। तो सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड एक पुरानी कंपनी है जो 1988 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, लेकिन कंपनी का कमर्शियल ऑपरेशन ऑफिशियली 2008 के बाद शुरू हुआ है। 2009 में
कंपनी ने वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए लैंड एक्वायर किया और 2013 में फैक्ट्री सेटअप होने के बाद कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। तब से लेकर के आज तक कंपनी ने अपनी ऑपरेशंस में काफी ज्यादा एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन किया है। ये स्ट्रेटेजिकली दुर्गापुर में लोकेटेड है, जो एक मिनरल रिच रीजन है और इंडिया के स्टील हब्स में से एक माना जाता है। अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करें तो सुपर आयरन फाउंड्री एक आयरन और स्टील फाउंड्री बिजनेस है जो कास्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। कंपनी म्युनिसिपल कास्टिंग्स, डक्टाइल आयरन पाइप फिटिंग्स, डक्टाइल आयरन ऑटोमोटिव कास्टिंग्स, डक्टाइल आयरन एग्रीकल्चरल कास्टिंग्स, रेलवे कास्टिंग्स और कास्ट आयरन काउंटरवेट्स मैन्युफैक्चर करती है। इनका सबसे बड़ा एप्लीकेशन रोडवे कंस्ट्रक्शन में होता है, जहां ये एक्सेस कवर्स प्रोवाइड करते हैं जो स्टॉर्म वाटर, सीवरेज, टेलीकॉम और दूसरी यूटिलिटी नेटवर्क्स को कवर करने के काम आते हैं। अब सवाल उठता है कि मार्केट डायनेमिक्स क्या कह रहे हैं। वेल, सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड का मेजर फोकस एक्सपोर्ट मार्केट पे है, स्पेशली यूरोपियन और मिडिल ईस्टर्न मार्केट्स में। यूरोप में कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू काम करती है, जिसमें ये उनके ब्रांड के अंडर सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये बिजनेस ईयर ऑन ईयर स्टेबल रहता है। बस उनके लिए एक चैलेंजिंग टाइम जुलाई से लेकर सितंबर के दौरान रहता है, क्योंकि इस समय में वहां पर स्नोफॉल की दिक्कत रहती है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट मार्केट में कंपनी एजेंट्स के थ्रू ऑपरेट करती है, जो डायरेक्टली मेगा प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। ये लोग मिनिमल स्टॉक रखते हैं और प्रोजेक्ट्स को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं। मिडिल ईस्ट के बिजनेस में सिर्फ रमजान के टाइम पे स्लो डाउन देखा जाता है, बाकी पूरे साल डिमांड स्टेबल रहती है। सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड का एक मेजर स्ट्रेंथ इसकी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो वेस्ट बंगाल के 20 एकड़ के प्लांट में लोकेटेड है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 72,000 MT पर एनम है और ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स, रोबोटिक इक्विपमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का यूज करता है। ये सिर्फ एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ाता, बल्कि कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी ऑप्टिमाइज करता है। ऑटोमेशन का फायदा सिर्फ प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में नहीं, बल्कि प्रॉफिट मार्जिन और एनर्जी एफिशिएंसी में भी देखा जाता है। कंपनी मारियो, सिरेनो, पोमिसिनो, SPA जैसे बड़े यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स रखती है। ये एक मेजर इटालियन इंपोर्टर है, जो फाउंड्री इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है। इसके अलावा कंपनी मिडिल ईस्ट के प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स जैसे कि न्यू हमाद पोर्ट प्रोजेक्ट कतार, न्यू टर्किश एयरबेस कतार, एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ओमान, दुबई साउथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लुसैल फीफा स्टेडियम प्रोजेक्ट और अल बरवा प्रोजेक्ट दोहा जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स में भी कास्टिंग सप्लाई करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स डिमांड ड्राइवर्स हैं, और अगर कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स और डोमेस्टिक प्रेजेंस को और डाइवर्सिफाई करती है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टेबल रह सकती है। करंटली सुपर आयरन फाउंड्री लिमिटेड अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर चुकी है और वाटर पाइप नेटवर्क्स, रेलवेज, काउंटरवेट्स और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए भी कास्टिंग्स बना रही है। साथ ही कंपनी सऊदी अरेबिया के मेगा प्रोजेक्ट जैसे कि SIDRA और वाफरा पैकेज ऑफ रोशन प्रोजेक्ट, रियाद और मुर्सिया हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे नए बिड्स में भी पार्टिसिपेट कर रही है। और अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सुपर आयरन फाउंड्री ने इस साल अपनी रेवेन्यू को 126 करोड़ रुपीस से 157 करोड़ रुपीस तक पहुंचाया, जो कि 24% का ग्रोथ बताता है। ये ग्रोथ ज्यादातर यूरोप और मिडिल ईस्ट से बढ़ती एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से आई है। पोस्ट कोविड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की तेजी ने भी ऑर्डर्स बढ़ाने में बड़े रोल प्ले किए हैं, जिससे कंपनी के सेल्स नंबर्स ऊपर चले गए हैं। लेकिन गौर करने की बात यह है कि इसी पीरियड में उनका पैट का 208% का जबरदस्त जंप 1.28 करोड़ रुपीस से सीधा 3.94 करोड़ रुपीस तक हो गया। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट सिर्फ सेल्स बढ़ने की वजह से नहीं, बल्कि कॉस्ट कंट्रोल और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स का भी बड़ा हाथ रहा है। वेल, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के जरिए एम्प्लॉय कॉस्ट को ऑप्टिमाइज किया गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बेटर हुआ और वर्किंग कैपिटल का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। कंपनी के ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्यूचर के लिए एक अच्छा मोमेंटम दे रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये देखना होगा कि क्या ये प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन हो सकती है या फिर कंपटीशन और ऑपरेशनल कॉस्ट्स का प्रेशर इस ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। वेल, सुपर आयरन फाउंड्री के नंबर्स इंप्रेसिव दिख रहे हैं, लेकिन एक चीज जो थोड़ी चिंता का विषय हो सकती है वो है डेट लेवल्स। कंपनी पर 118 करोड़ रुपए का टोटल डेट है और डेट टू इक्विटी रेशियो 6.26 तक पहुंच गया है, जो काफी हाई माना जाता है। इसका मतलब है कि कंपनी काफी ज्यादा फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कर रही है, जो रीपेमेंट एबिलिटी और इंटरेस्ट बर्डन पर प्रेशर डाल सकता है। ऐसे समय में आप कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो चेक कर सकते हो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये दिखाता है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट्स कितनी आसानी से अपनी अर्निंग्स से कवर कर सकती है। तो इस कंपनी के केस में ये रेशियो 1.6 बनता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स को कवर करने के लिए 1.6 टाइम्स का बफर है। लेकिन मार्जिन
मार्जिन ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो अगर कभी अर्निंग्स गिरती हैं या फिर कॉस्ट बढ़ती है तो थोड़ा रिस्क हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्री भी कुछ कम कॉम्पिटिटिव नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एंट्री बैरियर्स काफी लो हैं, मतलब नए प्लेयर्स आसानी से मार्केट में आ सकते हैं। इसका सीधा असर मार्जिन पर पड़ सकता है क्योंकि प्राइस वॉर्स और कॉस्ट कंपटीशन हमेशा बने रहेंगे और ऐसे में कंपनी के लिए सही बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक तरफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो दूसरी तरफ डेट का बोझ और मार्केट कंपटीशन भी है। अब हर बिजनेस के साथ कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं और ये कंपनी भी इससे अलग नहीं है। तो चलिए इस कंपनी से भी जुड़े कुछ की रिस्क्स पर नजर डालते हैं। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट पर डिपेंड करती है। अगर कभी रॉ मटेरियल की सप्लाई कम हो जाए या फिर उनके प्राइसेस ज्यादा फ्लक्चुएट करें तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन, ऑपरेशंस और कैश फ्लो पर पड़ सकता है। कंपनी के मेन रॉ मटेरियल्स जैसे कि पिग आयरन, स्क्रैप, कार्बन एडिटिव, फेरोसिलिकॉन इनोक्यूलेंट, फेरोसिलिकॉन, मैग्नीशियम और दूसरे कंपोनेंट्स वेस्ट बंगाल से लोकली प्रोक्योर किए जाते हैं, जबकि कुछ मटेरियल्स चाइना और टर्की से इंपोर्ट होते हैं। पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू का 40 से 56% हिस्सा सिर्फ रॉ मटेरियल के कॉस्ट पर गया है। इस वजह से रॉ मटेरियल के प्राइसेस या सप्लाई में कोई भी चेंज प्रॉफिटेबिलिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि प्रमोटर्स और उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस इंटरेस्ट्स की वजह से हो सकता है। कंपनी के प्रमोटर्स अखिलेश सकलेचा और अभिषेक सकलेचा सुपर आयरन फाउंड्री नाम की एक और फर्म के पार्टनर्स हैं जो ग्रे कास्ट आयरन और फैब्रिकेटेड स्टील प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है। फिलहाल ये फर्म अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन अगर फ्यूचर में ये भी वही प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने लगे जो कंपनी बनाती है तो कंपटीशन और बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। एक और बड़ा रिस्क ये है कि कंपनी का 95% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। बिजनेस इंडिया के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स या फिर इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये था सुपर आयरन फाउंड्री का डीप डाइव। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले हफ्ते में आ रहे एसएमई आईपीओ के बारे में। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड अपना 31.84 करोड़ रुपीस का आईपीओ लेकर आ रही है। ये आईपीओ पूरा 100% फ्रेश इशू है। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स का आईपीओ काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से प्लान किया गया है, जिसमें जो फंड्स रेज होंगे उन्हें 3 मेजर पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कंपनी के कुछ लोन्स का प्रीपेमेंट या रीपेमेंट, जिसमें लगभग 3 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। ये स्टेप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंप्रूव करने और इंटरेस्ट बर्डन को कम करने के लिए उठाया गया है। दूसरा और सबसे बड़ा पोर्शन 19 करोड़ रुपए का कंपनी के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए रखा गया है। ये कैपिटल कंपनी की डे टू डे ऑपरेशंस स्मूथ बनाने और इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट जैसे एरियाज को स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा। तीसरा और फाइनल एलोकेशन 6.19 करोड़ रुपीस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए रखा गया है, जो कि बिजनेस एक्सपेंशन, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स और नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने में काम आएगा। ये आईपीओ का फंड यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजी क्लियरली दिखाता है कि डिवाइन हीरा ज्वेलर्स अपनी फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों को बैलेंस करने का प्लान बना रहा है। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए मार्च 17, 2025 से ओपन होगा, मार्च 19, 2025 को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट मार्च 20, 2025 को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 24 मार्च 2025 रखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंटली डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड का आईपीओ 90 रुपीस पर शेयर पे लाया जा रहा है। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड एक गोल्ड ज्वेलरी डिजाइनिंग और मार्केटिंग बिजनेस में है, जिसमें ये प्राइमरी 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी का डील करते हैं। कंपनी के पास एक वाइड रेंज ऑफ डिजाइन्स हैं जो अलग अलग रीजन्स के टेस्ट्स और कस्टमर प्रेफरेंसेस को सूट करती है। ये मुंबई, महाराष्ट्र से ऑपरेट करते हैं और होलसेलर्स, शोरूम्स और रिटेलर्स को बल्क में ज्वेलरी, सिल्वर आर्टिकल्स, बुलियन और कॉइन्स सप्लाई करते हैं। फाउंडर और प्रमोटर हीरा चंद गुलेचा ने अपनी बिजनेस जर्नी 1984 में मुंबई के जावेरी बाजार से शुरू की थी। शुरुआत में सिल्वर आर्टिकल्स जैसे यूटेंसिल्स, आइडल्स, पूजा आइटम्स और गिफ्टिंग आइटम्स बेचकर कंपनी ने एक स्ट्रॉन्ग B2B प्रेजेंस बनाया। आज डिवाइन हीरा ज्वेलरी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के साथ साथ नए पार्टनरशिप्स और प्रोडक्ट इनोवेशंस पर फोकस कर रहा है, जिससे कस्टमर्स को और भी डाइवर्स और यूनिक ज्वेलरी ऑप्शंस मिल सके। कंपनी का काम सिंपल है। ये बुलियन डीलर्स और इंपोर्टर्स से गोल्ड लेते हैं और ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का काम आउटसोर्स्ड आर्टिसंस से कराते हैं। इनके इन हाउस डिजाइनर्स और लोकल क्राफ्ट्समैन का कोलैबोरेशन ज्वेलरी को लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स और डेमोग्राफिक प्रेफरेंस के हिसाब से डिजाइन करने में मदद करता है। साथ ही
डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड एक वाइड रेंज का ज्वेलरी बिजनेस ऑपरेट करता है जो गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर आर्टिकल्स, बुलियन, कॉइन्स और प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन स्टडेड ज्वेलरी ऑफर करता है। इनके कलेक्शन में नेकलेसेस, मंगलसूत्र, चेन, माला, रिंग, पेंडेंट, ब्रेसलेट, बैंगल्स, कड़ा और वेडिंग ज्वेलरी तक सब कुछ शामिल है। ये हाई एंड से लेकर के मिड मार्केट और वैल्यू सेगमेंट तक के कस्टमर्स के लिए ज्वेलरी डिजाइन और सप्लाई करते हैं। ये हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी बनवाते हैं जो वेडिंग्स, फेस्टिवल्स और डेली वेयर के लिए अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर अवेलेबल होती है। एंटीक गोल्ड ज्वेलरी भी अब इनकी ऑफरिंग्स का हिस्सा है जो हिस्टोरिकल आर्टिस्ट्री को मॉडर्न एरा के साथ ब्लेंड करती है। डिवाइन हीरा का ऑपरेशन मुंबई के जावेरी बाजार से होता है जो बुलियन और ज्वेलरी मार्केट के लिए फेमस है। और अब कंपनी डायरेक्ट गोल्ड इंपोर्ट करने की भी प्लानिंग कर रही है जो इनकी सप्लाई चेन को और स्ट्रीमलाइन करेगा। मिड मार्केट और वैल्यू सेगमेंट के कस्टमर्स के लिए ज्वेलरी बनाकर ये बिजनेस स्टेडली ग्रो कर रहा है और नए ट्रेंड्स के साथ अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। ये तो हुआ कंपनी का ओवरव्यू और की फीचर्स। इस इंफॉर्मेशन के अलावा आइए अब मैं आपको कंपनी से रिलेटेड रिस्क के बारे में भी बता देती हूँ। तो पहली रिस्क ये है कि डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड की ज्यादातर रेवेन्यू कुछ सिलेक्टेड कस्टमर्स पर डिपेंडेंट है। अगर इन कस्टमर्स में से कोई भी परचेज कम कर दे या फिर बिजनेस रिलेशन खत्म हो जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। अभी तक कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी की सेल्स से रेवेन्यू जनरेट करती है। लिमिटेड कस्टमर्स पर डिपेंडेंसी होने की वजह से अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में डिक्लाइन आया, कंपटीशन बढ़ा या फिर डिमांड में कोई बदलाव आया तो नए कस्टमर्स बनाना या पुराने कस्टमर्स को रिटेन करना मुश्किल हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि टॉप कस्टमर्स से हमेशा उतनी ही सेल्स जनरेट होगी या फिर कोई नया कस्टमर उतना ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा। बिजनेस के नेचुरल ग्रोथ साइकिल में नए कस्टमर्स ऐड होंगे लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का रेवेन्यू शेयर बदल भी सकता है। इस वजह से अगर एक या ज्यादा बड़े कस्टमर्स का बिजनेस कम हो जाए तो कंपनी की रेवेन्यू और ऑपरेशंस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी की दूसरी रिस्क ये है कि डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड कुछ सिलेक्टेड सप्लायर्स पर डिपेंडेंट है जो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी में इंटरप्शंस का रिस्क बढ़ाते हैं। अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है तो इसका सीधा असर बिजनेस, फाइनेंशियल कंडीशन और ओवरऑल ऑपरेशंस पर पड़ सकता है। कंपनी ने अपने सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट नहीं किया है जिसका मतलब है कि क्रेडिट फैसिलिटीज या अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो अभी मिल रहे हैं वो फ्यूचर में गारंटी नहीं किए जा सकते। अगर सप्लायर बेस लिमिटेड रहा और कोई भी डिस्ट्रप्शन आया तो कंपनी की प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पर बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कंपनी का तीसरा रिस्क। डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड अपनी ज्वेलरी डिजाइन्स को डिजाइन एक्ट 2000 के अंडर रजिस्टर नहीं करती, जिसका मतलब है कि अगर कॉम्पिटिटर्स इन्हें कॉपी कर लेते हैं तो कंपनी को इनकम लॉस हो सकता है। इसके अलावा कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट से रिलेटेड लीगल इश्यूज का भी रिस्क है जो फाइनेंशियल और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। डिजाइन रजिस्टर ना होने की वजह से कंपनी लीगली कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है जो कि अल्टीमेटली बिजनेस रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले 2 से 3 साल में। तो डिवाइन हीरा ज्वेलर्स लिमिटेड का रेवेन्यू FY24 में 183.25 करोड़ था जो FY23 के 246.44 करोड़ से 34.5% का डिक्लाइन दिखाता है। ये दिखाता है कि कंपनी के सेल्स में कमी आई है, EBITDA इंप्रूव हो रहा है। FY24 में 3.31 करोड़ तक पहुंच गया जो पिछले साल 2.59 करोड़ था। ये 28% का ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन FY24 में 1.81% हो गया जो FY23 के 1.05% से हायर है। ये इंडिकेट करता है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो FY24 में 1.48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जो FY23 के 0.91 करोड़ से 62.64% ज्यादा है। FY22 में सिर्फ 0.28 करोड़ का प्रॉफिट था तो क्लियरली कंपनी स्टेडी प्रॉफिट ग्रोथ मेंटेन कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी राइज किया है। FY24 में 0.81% था जो FY23 में 0.37% हुआ। ये प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट का सिग्नल है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ROE FY23 में 16.12% से बढ़ के FY24 में 16.36% हो गया है जो शेयर होल्डर्स के रिटर्न्स को इंप्रूव होने का इंडिकेशन है। सिमिलरली ROCE भी 10.83% से बढ़ के 13.54% हो चुका है। कंपनी के एफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन को हाईलाइट करता है। अगर 6 मंथ परफॉर्मेंस देखें सितंबर 30, 2024 तक तो कंपनी का रेवेन्यू 135.97 करोड़ हो चुका है जो अगर हम एनुअलाइज भी करें तो FY23 के फुल ईयर रेवेन्यू से ज्यादा है। नेट प्रॉफिट 2.49 करोड़ तक पहुंच गया है जो पिछले साल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है। वहीं अगर कंपनी के EBITDA की बात करें तो EBITDA 4.02 करोड़ है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी
कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी के लिए मार्जिन्स और कॉस्ट कंट्रोल पर ध्यान देना जरूरी है। वेल, ये तो हुई इस वीक के अपकमिंग आईपीओस की पहली कंपनी। चलिए अब नजर डालते हैं इस वीक की दूसरी कंपनी की आईपीओ पर, पारादीप परिवहन लिमिटेड। सो पारादीप परिवहन लिमिटेड अपना 44.86 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। ये पूरा एक फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी अपने इस फंड रेज का इस्तेमाल अपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स और दूसरे जनरल पर्पसेस में करने वाली है। पारादीप परिवहन लिमिटेड आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए मार्च 17 2024 से ओपन होगा, मार्च 19 2025 को क्लोज होगा। अलॉटमेंट 20 मार्च 2025 को फाइनलाइज होने की उम्मीद है। कंपनी की बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 24 मार्च 2025 रखी गई है। मोर इंपोर्टेंटली, पारादीप परिवहन का आईपीओ 93 से 98 रुपीस पर शेयर के रेंज में लाया जा रहा है। पारादीप परिवहन लिमिटेड पारादीप पोर्ट के अंदर लोकेटेड है और मेनली लॉजिस्टिक्स में स्पेशलाइज करती है। ये एक एक्सकेवेटर, कार्गो हैंडलर, सर्विस प्रोवाइडर और बल्क कार्गो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के रूप में काम करती है। कंपनी के पास अपना बड़ा फ्लीट है, इसमें वॉल्वो वी लोडर्स भी शामिल हैं जो 1989 में ही पारादीप में इंट्रोड्यूस किए गए थे। उस टाइम सिटी का लॉजिस्टिक सेक्टर स्लो था, लेकिन 2000 तक की कैपेसिटी 10x ग्रो कर गई। कंपनी ने पारादीप पोर्ट में नए एडवांस टूल्स और मैकेनिज्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे प्रोडक्टिविटी काफी इंप्रूव हुई। ये इंप्रूवमेंट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के कॉस्ट सेविंग में हेल्प करता है, क्योंकि ऑपरेशंस स्ट्रीमलाइन होते हैं और अननेसेसरी ओवरहेड्स रिड्यूस होते हैं। कंपनी एक फुल 3PL यानी कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर है, जो एंड टू एंड लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सॉल्यूशंस ऑफर करती है। ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस, कंटेनर हैंडलिंग, सी ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, कस्टम क्लियरेंस और प्रोजेक्ट कार्गो हैंडलिंग जैसे काम करती है। वेल, अब ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस की बात। चलिए अब जरा कंपनी से जुड़े कुछ रिस्क पर भी नजर डाल लेते हैं। तो कंपनी के ऑपरेशंस के लिए सब्सटैंशियल वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है, और अगर फंड्स टाइमली सिक्योर नहीं हो पाते हैं तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। एक मेजर इशू ये है कि कंपनी के करंट एसेट्स का एक बड़ा पोर्शन बैंक फाइनेंसिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, जिससे लिक्विडिटी मैनेज करना चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस, बैंक गारंटी, कैश मार्जिन प्रोविजंस और क्लाइंट्स के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का रिटेंशन भी वर्किंग कैपिटल बर्डन को बढ़ाता है, जो कैश फ्लो को इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू उसके टॉप 10 कस्टमर्स से आता है, जिसमें 98.58% एज ऑफ सितंबर 30 2024 और 97.09% फॉर एफवाई एंडिंग 31 मार्च 2024 रेवेन्यू यही क्लाइंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वेल, अगर इन क्लाइंट्स में से किसी एक या ज्यादा से बिजनेस लॉस हो जाता है तो रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आ सकता है। नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस चलता रहता है, लेकिन अभी भी लिमिटेड क्लाइंट्स पे डिपेंडेंसी एक फाइनेंशियल रिस्क है। वेल, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़ी कंपनीज और वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्वालिटी, प्राइसिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर कॉम्पीट करते हैं। बिगर प्लेयर्स के पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एडवांस टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, जो कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे इंपैक्ट डाल सकता है। मार्केट शेयर लॉस होने का रिस्क, प्रॉफिट मार्जिन पे प्रेशर और फाइनेंशियल स्ट्रेन काफी बड़ा चैलेंज बन सकता है। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज भी सिमिलर बिजनेस में ऑपरेट कर रही हैं, और कोई नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट नहीं है, जो एक पोटेंशियल रिस्क हो सकता है। अगर प्रमोटर्स अपनी दूसरी एंटिटीज को फेवर करते हैं या उनका एक्सपेंशन होता है तो कंपनी के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज डाइवर्ट हो सकती हैं और ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू एफवाई 2023-24 में 211.27 करोड़ है, जो एफवाई 2022-23 के 202.48 करोड़ से बड़ा है। इससे पहले एफवाई 2021-22 में रेवेन्यू 187.97 करोड़ था, जो स्टेडली ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट देखें तो एफवाई 2023-24 में पैट 15.02 करोड़ था, जो एफवाई 2022-23 के 6.55 करोड़ से काफी ज्यादा है। एफवाई 2021-22 में पैट सिर्फ 2.84 करोड़ था, तो पिछले 2 सालों में प्रॉफिटेबिलिटी में जंप आया है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस देखें तो एफवाई 2021-22 में टोटल एक्सपेंसेस 184.93 करोड़ थे, जो एफवाई 2022-23 में 193.21 करोड़ हो गए और एफवाई 2023-24 में 190.75 करोड़ रहे। ये नंबर दिखाते हैं कि एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन एफवाई 2023-24 में थोड़े कंट्रोल में आए। हालांकि कंपनी के लिए ये एक लिटमस टेस्ट है, क्या वो अपने एक्सपेंसेस के ऊपर एक टाइट लिड रख पाएगी, अपने टॉप लाइन और बॉटम लाइन को ईयर ऑन ईयर इंक्रीज कर सकती है या नहीं। इन्वेस्टर्स को इस इशू पर क्लोज वॉच रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की 2 कंपनीज जो अपना एसएमई आईपीओ लेकर के आ रही हैं। हमने इनके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे कि हमेशा की तरह ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्लीज अपना प्रॉपर रिसर्च करिए, किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। अगर आपको ये एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और नए एसएमई आईपीओ अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके थॉट्स और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.